हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। किसका प्रतिरोध अधिक है, मिली वोल्टमीटर या वोल्टमीटर? हमें बताना है कि किसका प्रतिरोध अधिक होता है, मिली वोल्टमीटर का प्रतिरोध अधिक होता है या वोल्टमीटर का प्रतिरोध अधिक होता है। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि किसी गैल्वेनोमीटर या धारामापी के साथ किसी श्रेणी प्रतिरोध R को जोड़कर वोल्टमीटर का निर्माण किया जाता है। वोल्टमीटर का निर्माण किया जा सकता है तथा प्रतिरोध R का अलग अलग मान को जोड़कर हम विभिन्न परासों के वोल्टमीटर का निर्माण कर सकते हैं। माना कि कुंडली में IG धारा प्रवाहित हो रही है तथा किसी अवयव के सिरों पर V वोल्ट का विभव का मापन होता है, तो हम देख सकते हैं कि इस प्रकार से ये वोल्टमीटर है और ये V वोल्ट का मापन कर रहा है। तो कुंडली के सिरों पर विभव हो जाएगा VG बराबर IG गुणा G तथा शेष विभव हो जाएगा V माइनस VG इस श्रेणी प्रतिरोध R के सिरों पर। और यहाँ से हम लिख सकते हैं कि अवयव के सिरों पर विभव V बराबर हो जाएगा IG गुणा कुल प्रतिरोध G प्लस R। और इस वोल्टमीटर का तुल्य प्रतिरोध R इक्वलेंट हो जाएगा G प्लस R, क्योंकि ये कुंडली का प्रतिरोध G तथा R श्रेणी क्रम में है। और इस प्रकार से हम किसी अवयव के सिरों पर विभव का मापन कर सकते हैं। अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दिया गया है कि एक मिली वोल्टमीटर है तथा एक वोल्टमीटर है। हमें बताना है कि किसका प्रतिरोध अधिक होता है। तो माना कि एक गैल्वेनोमीटर G है जिसका प्रतिरोध G है, इसके श्रेणी क्रम में एक R1 ओम का प्रतिरोध जोड़कर इसे मिली वोल्ट मीटर बनाया गया है। इस प्रकार से R1 प्रतिरोध जोड़कर इसे मिली वोल्ट मीटर बनाया गया है। और माना कि ये किसी अवयव के सिरों पर मिली वोल्ट विभव का मापन करता है। माना कि वह विभव V1 है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि V1 बराबर हो जाएगा, और कुंडली में से माना कि IG धारा प्रवाहित हो रही है, तो IG गुणा G प्लस R1 हो जाएगा ये। और V1 का मान मिली में है तो हम इसे वोल्टमीटर में परिवर्तित कर लेंगे, तो ये हो जाएगा V1 गुणा 10⁻³ माइनस IG गुणा R1 बराबर हो जाएगा IG गुणा G। माना कि ये समीकरण नंबर 1 है तथा इस मिली वोल्टमीटर का तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा R इक्विवेलेंट 1 बराबर हो जाएगा G प्लस R1, और ये हो जाएगा माना कि समीकरण नंबर 2। अब देखते हैं कि इसी G प्रतिरोध की कुंडली को प्रतिरोध R2 जोड़कर वोल्टमीटर में परिवर्तित किया जाता है। इस प्रकार से वोल्टमीटर में परिवर्तित किया जाता है। और इसमें से IG धारा ही प्रवाहित होगी जो कि न्यूनतम धारा है, जो कि इस वोल्टमीटर के विभव के मान में परिवर्तन नहीं होने देती है। इस प्रकार से तो ये किसी अवयव के सिरों पर माना कि V2 वोल्ट का मापन करता है, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं कि V2 बराबर हो जाएगा IG गुणा G प्लस R2, और ये हो जाएगा V2 माइनस IG R2 बराबर हो जाएगा IG गुणा G। यहाँ पर हमने दोनों परिपथों में IG धारा को समान लिया है, जो कि अल्पमान की धारा है, जिससे कि वोल्टमीटर के विभव मापन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए हमने IG धारा को दोनों परिपथों में समान लिया है। और यहाँ से हम देख सकते हैं कि इस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध R इक्वलेंट 2 बराबर हो जाएगा G प्लस R2। माना कि ये समीकरण नंबर 3 है और ये समीकरण नंबर 4। तो यहाँ से हम सीधा देख सकते हैं कि समीकरण नंबर 1 व 3 से यह है V1 गुणा 10⁻³ IG गुणा
R1 बराबर है V2 माइनस आई जी गुणा R2। तो यहाँ से हम सीधा देख सकते हैं कि V1 का मान मिली में है और V2 का मान वोल्ट में है, तो V1 छोटा है V2 से, और V1 माइनस आई जी R1 ये मान V2 माइनस आई जी R2 के तभी बराबर हो सकता है जब R1 का मान कम होगा R2 के मान से, अर्थात R2 का मान ज़्यादा होगा R1 के मान से। तो R इक्वलेंट का मान भी देख सकते हैं कि R इक्वलेंट का मान मिली अमीटर में, मिली वोल्ट मीटर में कम होगा R इक्वलेंट के मान वोल्ट मीटर। तो मिली वोल्ट मीटर में, मिली वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कम होगा वोल्ट मीटर के प्रतिरोध से, वोल्ट मीटर के प्रतिरोध से। अतः हम कह सकते हैं कि मिली वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कम होगा वोल्ट मीटर के प्रतिरोध से। और इसे हम सीधे भी देख सकते हैं कि मिली वोल्ट मीटर से विभव का मापन वहाँ किया जाएगा जहाँ पे अल्पमान की धारा प्रवाहित हो रही होगी, और अल्पमान की धारा प्रवाहित हो रही होगी तो वोल्ट मीटर में से अल्पमान की धारा ही प्रवाहित, नगण्य मान की धारा प्रवाहित होनी चाहिए। तो कुंडली में जोड़ा गया श्रेणी प्रतिरोध भी कम होना चाहिए ताकि वह अल्पमान की धारा को भी रोक ले। और जहाँ वोल्ट मीटर से वोल्ट परास में विभव का मापन किया जा रहा होगा तो वहाँ से अधिक मान की धारा होगी, तो उसे रोकने के लिए श्रेणी में जोड़ा गया प्रतिरोध R का मान बहुत ज़्यादा होगा, जिससे कि अधिक मान की धारा प्रवाहित होने पर भी वोल्ट मीटर में से नगण्य मान की धारा प्रवाहित हो। तो इसे हम सीधे प्रकार से भी समझ सकते हैं और इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। अतः दिए गए प्रश्न को हमने हल कर दिया। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।